नमस्कार। आज का हमारा सेशन हमारे एक व्यूअर के क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन उन्होंने कंपटीशन के बारे में पूछा था। हालांकि उनका जो क्वेश्चन पूछने की जो मोटिव था वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था, लेकिन मैंने अपने इस पूरे सेशन को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से भी अलग हटके एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में कि उसको पूरा कॉम्पिटिटिव या कंपटीशन क्या है उसमें एक इसको लेके आ गया। क्योंकि कंपटीशन का जो क्वेश्चन के बाद इस दरअसल क्या होता है कि किसी भी एक टॉपिक को जब मुझे बोलना होता है तो उस टॉपिक के ऊपर एक रिसर्च चलती है, लोगों से बातचीत होती है और बातचीत में अलग अलग एस्पेक्ट से उसे सोचा जाता है, उसे फिर एक फ्रेमवर्क रेडी किया जाता है और काफ़ी बड़ी एक मेहनत के बाद तब एक सेशन रेडी होता है। उस क्वेश्चन के बाद मैंने काफ़ी सारे लोगों से बातचीत की कंपटीशन के ऊपर, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के ऊपर भी बहुत सारे जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे भी बातचीत की कि वो कैसे सोचते हैं, क्या उनके मन में चल रहा होता है कंपटीशन को लेके। इवन बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से भी बात की जो अलग अलग फील्ड में अपना काम कर रहे हैं, उनसे बात की कंपटीशन का। उनका सोचने का तरीका एकदम अलग था कॉम्पिटिटिव नेस को लेके, या उनका जो आसपास कंपटीशन इतना बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग जब मैंने बात किया तो एक ही चीज़ समझ में आई, मैक्सिमम लोग कंपटीशन को एक निगेटिव टर्म समझते हैं, एक निगेटिव वर्ड की तरह लेते हैं। उन्हें लगता है कंपटीशन बुरा है और कंपटीशन कहीं ना कहीं जो है उन्हें परेशान करता है। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप अगर अच्छे से समझ में आते होगा, मेरे मैक्सिमम जो वर्ड्स जो टॉपिक्स रहे हैं अभी तक ये उनके ऊपर रिलेटेड रहा है कि जो वर्ड हम जनरली निगेटिव समझते हैं, जैसे हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स, उसके बाद एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योरल कैपेसिटीज इन लाइफ, या फिर उसके बाद लास्ट जो मेरा वीडियो था, ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं मैं एक ऐसी चीज़ों को लेके आता हूँ जो जनरली लोग सोचते हैं कि वो निगेटिव हैं या उन्हें प्रॉब्लम कर रही हैं उनके लाइफ में, और मैं एक मेरी कोशिश होती है कि उस चीज़ को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट उसका दिखाऊं और उसके एक नए ढंग से सोचने का, एक उसको एनालाइज करने का एक जरिया मैं बनूं, ताकि उसे उस तरह से ना देखा जाए जिस तरह से लोग देखते हैं, या क्योंकि हमें एक बेटर वे में सोचना होगा आने वाले समय में, क्योंकि और हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। डेफिनेट हर कोई चाहता है अपग्रेडेशन करना। तो आज का जो टॉपिक है कंपटीशन क्या है, दरअसल इसे समझने के लिए ऐसा नहीं कि कंपटीशन जब वर्ड आता तो हर आदमी अपने एक एंगल से देखता है। अगर आप लोगों ने पता हो, एक थ्योरी है कि एक राजा ने अपने लोगों को बोला कि बताओ कि हाथी कैसा है। तो उन्होंने जो है ऐसे हाथी को जो है पहचानने के लिए कैसा है, 7 अंधे लोगों को, यानी कि जिनकी आंखें नहीं थे, जो देख नहीं सकते, उन्हें बुलाया। उनसे बोला गया कि यू फाइंड आउट, टच करके बताओ हाथी कैसा है। तो सबको शायद पता है, एक रिलीजियस उससे भी आती है ये कहानी। जिसने उसकी सूंड को पकड़ा हाथी की तो उसे लगा एक रस्सी जैसा है, जिसने पैर को पकड़ा बोला खंबे जैसा है, जिसने पेट को पकड़ा बोला ढोलक जैसा है, जिसने हाथी के कान को पकड़ा बोला कि ये एक पंखे के जैसा है। तो अलग अलग लोगों का चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। तो उसी पर्सपेक्टिव में हम अगर इसकी बात करते हैं, कंपटीशन की बात करते हैं, तो कंपटीशन का जब सबसे पहला जो एक एस्पेक्ट मेरी उसमें आता है निकल के, जिसे मुझे लगा कि मुझे एक्सप्लेन करते समय उसे बताना चाहिए, तो वो है डार्विनिज्म। आज से करीब 200 साल पहले डार्विन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये थ्योरी, और इस थ्योरी पे जब मैं बात करता, बेसिकली याद भी दिलाया मुझे एक कॉम्पिटिटिव पर्सन ने जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था। बोले सर हमारा तो हालत, कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स उनकी प्रिपरेशन करने वालों का हालत तो होता है जैसे डार्विन का जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसने बहुत अच्छा वर्ड इसके लिए यूज़ किया हिंदी में, श्रेष्ठ की उत्तरजीविता करके उसने बोला। बाप रे, इट्स रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक और रियली इंटरेस्टिंग थिंग उसने मुझे दे दी समझाने के लिए। डार्विनिज्म कहता है
कि नेचर भी अपने सिलेक्शन करता है, कि जो फिट है उनको सिलेक्शन करता है, और जो अनफिट है या नेचर के साथ चलने में कैपेबल नहीं है उन्हें वो हटा देता है, अपने सिस्टम से हटा देता है। जैसे कि जिस पर्सन ने मुझे याद दिलाया तो बोले कि जैसे देखिए आप, कोरोना चल रहा है, जो लोग कमज़ोर हैं वो मर रहे हैं। हालांकि मैं उस कंट्रोवर्सी पे नहीं जाना चाहता, मैं उसके थॉट पे नहीं चाहता, मैं डार्विन की सीधी बात आता हूँ। डार्विन ने उसे एक बर्ड के एग्जाम्पल से बताया। बर्ड्स क्या करते हैं बेसिकली, जो जब नेस्ट में एग्स देते हैं, वो मान लीजिए 4-5 एग उन्होंने दिया हुआ है, तो हर एक बर्ड का जो है, जो उससे हैच होते हैं, उससे बच्चे निकलते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब तंदुरुस्त होते हैं, कुछ बेचारे कमज़ोर से होते हैं। तो बच्चे जो तंदुरुस्त होते हैं और जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो क्या करते हैं, जो सबसे कमज़ोर से चोंच मार मार के उसे नीचे गिरा देते हैं, नेस्ट से नीचे गिरा देते हैं। और ये नेस्ट से नीचे गिराना यानी कि उनकी जान ले लेते हैं। अब इस चीज़ को डार्विन ने समझाया कि वो क्योंकि फिट नहीं थे इसलिए उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया। पर सच बात तो ये है कि एग्जैक्टली वो जो बड़ा था उसे ज़्यादा खाना चाहिए था, माँ ज़्यादा खाना उसे दे पाए, इसकी वजह से वो उसको चोंच मार के नीचे गिरा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखेंगे, जब हम ये डार्विन का जो नियम है या लॉ है डार्विनिज्म, जब हम इसको डीप उसमें कंपटीशन को निगेटिव एस्पेक्ट में देखते हैं तो ये हमें सच दिखाई देता है। कंपटीशन को जो हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखते हैं तो ये हमें जो है एक जस्ट एक थ्योरी जैसा दिखाई देता है। अब इसको कैसे हम समझेंगे, इस पर आगे चलते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट हमें जो समझना चाहिए वो है व्हाट इज़ कंपटीशन। कंपटीशन है क्या? कंपटीशन इज बेसिकली आपके अंदर की जो सबसे अच्छाई है, या आपके अंदर की जो कैपेबिलिटी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी ताकत है, उसको बाहर निकालने का जरिया है। मैं इसको एकदम पॉजिटिव वे में लेता हूँ। मुझे बिल्कुल भी जो है वो लोग समझ में नहीं आते जैसे कंपटीशन को निगेटिव के सेंस में लेते हैं। तो कंपटीशन होगा तो भी आप अपना बेस्ट दे पाओगे। अगर कंपटीशन ना हो तो क्या प्रॉब्लम आएगी उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। आज बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं मेरे पास आपको बताने के लिए। और जैसे अभी हम बात करते हैं, जिन लोगों से हमने बात की उसमें कई लोग ऐसे थे जो बिजनेसमैन थे। उन्होंने बोला कंपटीशन बिजनेस, बाप रे सर ऐसा है कि बिजनेस में आज प्रॉफिट निकालना मुश्किल हो गया। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, लोग तो प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी डिटेल्स देनी शुरू कर दी, हम इतना ये कर रहे हैं। दरअसल आज का जो बिज़नेस है, अगर आप बिज़नेस में कंपटीशन को लेकर परेशान हो और बिजनेसमैन हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिज़नेस में कंपटीशन उतना ही है जितना आज से 20 साल पहले था। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि पिछले 20 साल में बिज़नेस इतना चेंज होने लगा है। पहले जो चेंजेस 20 साल में आते थे, 25 साल में आते थे, वो चेंज आज 2 साल या 3 साल में आ जाता है। टेक्नोलॉजी इतना अपग्रेड हो रही है। तो अगर आज आप बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है तो वो है जो चेंज होने की जो स्पीड है या चेंज होने का जो तरीका है उसे समझना पड़ेगा, उसे एनालाइज करना पड़ेगा। तो आप तरीके को समझने की कोशिश कीजिए कि बिजनेस चेंज कैसे हो रहा है, किस तरह का बिजनेस आ रहा है और बिजनेस में नए चेंजेस क्या होने वाले हैं। चाहे वो सेक्टर कोई भी हो, चाहे आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े हो, वेयर हाउसिंग से जुड़े हो, आप टेक्सटाइल से जुड़े हो, आप हर चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। उस ट्रांसफॉर्मेशन को समझना पड़ेगा। आपकी जो कंपटीशन का जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो है, हम लोगों ने बात की जॉब में कंपटीशन। अब जॉब में तो अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन एक सीधा सा होता है कि सर जॉब गवर्नमेंट में जॉब लग गई तो बस बात खत्म हो गई, उसमें तो कौन निकालेगा, उसमें कंपटीशन कहाँ है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते समय जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बैठते हैं वहाँ तो कंपटीशन है। लेकिन इसके बाद भी जब आप जॉब में चले जाते हैं तो वहाँ पर भी एक तरह का कंपटीशन होता है। अपने कोलीग्स को जो है नीचा दिखाना है या कोलीग्स के आगे निकलना है, प्रमोशन लेना है या बॉस को खुश करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। कंपटीशन तो हर एस्पेक्ट में, लाइफ के हर चीज़ में कंपटीशन है। आप उससे भाग नहीं सकते।
इसके बाद जो है वर्क फील्ड में भी वही जो मैं भी बता रहा था, तो कंपटीशन को वर्क फील्ड से भी आप अलग नहीं कर सकते। आप जब जब तक आप अपना बेस्ट नहीं दोगे, आप दूसरों से कमज़ोर ही रहोगे। तो बेस्ट दीजिए, आपका कंपटीशन नहीं रहेगा। क्योंकि अगर हम बहुत ऐसे अलग ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर सपोज आप सोचें कि कंपटीशन हम करेंगे ही नहीं, सब किसी से हम एक कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए। अब सोचिए इसका क्या होगा। तो इस एक कैसा होगा, एक आदमी जो था उसे कंपटीशन से बहुत ख़राब लगता था, तो उसने क्या किया, अपने आप को सारा एक दिन बोरिया बिस्तर सब समेटा, और समेट कर जो पहुंच गया जंगल में। एकदम जंगल में जाके उसने जो है एक अलग खाली से एक बड़ा सा जगह लिया, और उसने सोचा कि मैं यहाँ रेस लगाने की प्रैक्टिस करता हूँ, रेस लगाऊंगा और बहुत तेज़ दौड़ूंगा। तो लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये हुई, वहाँ पे भी समस्या आ गई। वो रोज़ दौड़ता था, बहुत स्पीड से दौड़ता था, जितना उसका हो सकता था, वो खुश होता था। आज मैं फर्स्ट आ गया। एक दिन उसने जो है जो एरिया उसने चूज़ किया था दौड़ने के लिए, एक बार उसने 20 मिनट में कंप्लीट किया तो वो खुश हो गया, लाइक 20 मिनट में मैंने कंप्लीट कर दिया। दूसरे दिन तीसरे दिन दौड़ा तो उसने 18 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया, और खुश हो गया, मैंने अपने ही आप को हरा दिया। फिर उसने 15 मिनट्स 11 मिनट्स 10 मिनट्स में भी वही चीज़ कंप्लीट की, तो वो इतना खुश था कि वो समा नहीं, एकदम फुल नहीं समा रहा था कि उससे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। पर सच बात तो ये थी, क्योंकि वो अकेला दौड़ रहा था इसीलिए हर बार फर्स्ट आ रहा था। तो अगर आप अकेले दौड़ेंगे तो फर्स्ट आएंगे, यानी कि अगर आपको कंपटीशन करना है, अगर उसी आदमी को उतनी ही डिस्टेंस के लिए अगर उसे वो लोगों के बीच में आ जाता, तो शायद ऐसा होता कि उस डिस्टेंस को कवर करने में उससे कहीं ज़्यादा कैपेबल लोग मौजूद होते हैं, और उनके बीच में कंपटीशन करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन एक ऐसा चीज़ है जिससे हमें जब तक हम अपने आप को झोंकेंगे नहीं, यानी कि जब तक हम पानी में कूदेंगे नहीं, हमें तैरना नहीं आएगा। तो कंपटीशन में जब तक हम लोग नहीं आएंगे, तो कंपटीशन में हम जीत नहीं सकते, या हम उतने कैपेबल नहीं बन सकते। कंपटीशन हमारी कैपेबिलिटी को बाहर निकालने का और उसे पॉलिश करने का एक जरिया मात्र है। तो कंपटीशन एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। इसको हम कैसे प्रॉब्लम आएगी, अब सपोज अगर कंपटीशन की जो कम्पिटिटिव जो झील है हमारे अंदर, कम्पिटिटिवनेस है, वो अगर ख़त्म हो जाए तो कैसा होगा। देखिए कितना मज़ेदार की स्टोरी है। एक बार क्या हुआ कि मुर्गियों के अंडों के बीच में पता नहीं कैसे एक ईगल बर्ड, तो आप जानते हैं कितना ऊंचा उड़ता है और कितना एक मजबूत एक बर्ड है। मुर्गियों के अंडों के बीच में एक ईगल का अंडा आ गया। अभी ईगल बर्ड का जो एग है, वो मुर्गी ने अपने बाकी एग की तरह ही उसे भी हैच किया, उससे भी एक चूज़ा बाहर निकला। लेकिन वो चूज़ा जब मुर्गी के बच्चों के साथ खेलता था, वो अपने आप को थोड़ा देखता था कि मैं कुछ अलग हूँ, मेरी कैपेबिलिटी थोड़ी अलग है। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसने देखा मुर्गी के बच्चे अलग तरह से बड़े हो रहे हैं, और वो खुद अलग तरह से बड़ा, दिखने में भी अलग है। फिर उसने एक बार आसमान में उड़ते हुई ईगल देखी, तो ईगल जो है बहुत अच्छे से उड़ती, बड़ा शानदार बर्ड है। तो उसने अपने जो उसके साथ के जो बर्ड थे, यानी कि जो चिक थे, उनसे पूछा कि ये क्या है। उन्होंने बताया ये ईगल है, ये बहुत ऊपर तक उड़ता है, लेकिन हम लोग तो मुर्गी के बच्चे हैं, हम लोग इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते। और ईगल के बच्चे ने उनकी बात को मान लिया, और वो जिंदगी भर इस सोच में रहा कि क्योंकि वो मुर्गी का बच्चा है इसलिए उड़ेगा नहीं। तो अब यहाँ से इस स्टोरी से हमें अगर समझना हो और हम कुछ सीखना चाहें, तो यहाँ पे खास बात है, उन लोगों के बीच में कॉम्पिटिटिवनेस नहीं था, लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव झील थी। वो ईगल का बच्चा कैपेबल था, वो बना था उड़ने के लिए आसमान में, लेकिन क्योंकि उसके आसपास के लोग कॉम्पिटिटिव नहीं थे और उसके आसपास के लोग चाहते नहीं थे कि वो अपना बेस्ट निकालें, तो इसलिए क्या हुआ, वो कभी उड़ा नहीं और मुर्गी की तरह ही मर गया। हम जो कुछ भी हैं, हम जब तक हम अपना बेस्ट निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक हम अपना बेस्ट देने की कोशिश नहीं करेंगे सोसाइटी को, अपने
एम्प्लॉयर को, अपने जिसको भी आप या अपने आप को भी, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो हमें अगर बेटर करना है तो हमारे अपने अंदर की कैपेबिलिटीज़ को निकालना होगा। निकालेंगे तो कैसे? अकेले दौड़ेंगे तो फिर फर्स्ट आ जाएंगे, तो फिर क्या करें? तो एक ही तरीका है, अपने से ज़्यादा कैपेबल लोगों के बीच में घुस जाइए, उनके बीच में जगह बनाने की कोशिश कीजिए, उनमें देखिए कि आप कहाँ ठहरते हैं। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी बड़ा मज़ेदार सी बात है, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप किन के साथ कंपटीशन कर रहे होते हैं। ये भी बहुत मज़ेदार इस बार जो मेरी कन्वर्सेशन हो रहे थे, तो जिनसे मैंने पूछा कि आप किन के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, बोले सर मेरे आसपास के जो मेरे फ्रेंड सर्कल में बेस्ट हूँ। मैंने कहा अच्छा ऐसा है। अगर आप अपने आसपास के लोगों के साथ, जिनके साथ आप पढ़ रहे हैं, जिनके साथ उठ रहे बैठे हैं, उनमें आप बेस्ट हैं, तो आप बेस्ट नहीं है, आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयार नहीं है। आपका प्रिपरेशन, आपका जो कंपटीशन है उनके साथ नहीं है जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपका कंपटीशन उनके साथ भी है जो फ्रेशर्स हैं, यानी कि उस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नए नए आ रहे हैं, नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, अभी से आज से ही शुरू किया है, उनके साथ भी कंपटीशन है। आपका कंपटीशन उनके साथ भी है जो उस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पिछले 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ भी है जो उस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए 2 साल या 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखें तो जितने 100% लोग हैं उस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को पूरा प्रिपरेशन करने के लिए, उन सब के साथ आपका कंपटीशन है। आपका कंपटीशन सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं है, आपके फ्रेंड्स तो आपको उस कंपटीशन के लिए तैयार करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं, पर ध्यान देना कि वो मुर्गी के बच्चे तो नहीं हैं। यानी कि उनके अंदर ऐसा तो नहीं कि वो कंपटीशन से डरते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो आपको भी कंपटीशन से रोक रहे हैं। अगर ऐसे मुर्गी के बच्चे आपके साथ में हैं तो मैं एक ही बात कहूँगा, इमीडिएटली अपना सर्कल बदल दीजिए, क्योंकि वो आपको कहीं नहीं पहुंचाने वाले हैं। वो आपको अपने ही एक दुनिया में बांध कर रखेंगे, वो आपको कहीं ना कहीं आपको ख़त्म कर रहे हैं। वो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर आपके फ्रेंड्स आपको कंपटीशन के नहीं देते हैं तो वो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। मैं बार बार इस बात को रिपीट करूंगा, अगर आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके फ्रेंड्स आपको जो है कंपटीशन के लिए पूरा बेस्ट देने के लिए नहीं निकाल रहे हैं, तो दे आर नॉट योर फ्रेंड एक्चुअली। सो चेंज कर दीजिए, ऐसे लोगों के बीच में जाइए जो आपसे कंपटीशन में ज़्यादा हैं। जब आप उन्हें हराएंगे या उनसे आगे निकलेंगे, तब आप वास्तव में कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सही मायने में बेसिक। क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ आपके साथ वालों के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के साथ है। इसको और भी आगे अगर हम लेके जाएं तो मेरी बातचीत हुई कुछ लोगों से, कंपटीशन में हो नहीं पाता है हमारे से, तो कैसे हम लोग करें, क्या करें कि और आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे आसपास कोई है ही नहीं जिन्हें देख के हम आगे बढ़ें, क्या करेंगे। तब मुझे फिर आप लोगों को बताने के लिए एक स्टोरी याद आई। ये भी बर्ड्स से ही रिलेटेड है, और ये कहाँ पढ़ी थी मुझे याद नहीं, क्योंकि मेरे इतनी हज़ारों की उसमें मेरे पास स्टोरीज़ हैं कि मुझे स्टोरीज़ पढ़ना हमेशा से बहुत पसंद रहा है, और सही समय पर सही स्टोरी भी दिमाग में अपने आप आ जाती है। तो उसमें भी एक स्टोरी आई। एक बर्ड होती है, मेरे दिमाग में जो नाम आ रहा है क्रेन आ रहा है बेसिकली ये, और शायद हो सकता है कुछ और हो, तो हम क्रेन ही समझ के चलते हैं। ये बर्ड बेसिकली क्या है, यूरोप अमेरिका वगैरह के पोर्ट्स में रहती है। ये बर्ड ज़्यादा ऊंचा उड़ नहीं पाती है, और क्योंकि हैवी होती है और थोड़ा सा जो है लेजी टाइप की बर्ड है, और जो शिप आते हैं वहाँ से जो खाना फेंक दिया जाता है उसको खा के अपना काम चलाती है, और बीच पर इधर उधर थोड़ा बहुत फिशिंग वगैरह कर लेती है। इससे ज़्यादा इसका कुछ बहुत एक्टिव बर्ड ये नहीं हुआ करती। तो एक बार क्या हुआ, एक पोर्ट पर बर्ड की ही ऐसी एक बहुत बड़ी कॉलोनी थी जिसमें बहुत सैकड़ों बर्ड्स थी, और बर्ड्स अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। तभी वहाँ एक अलग कहूँ तो चमत्कार हुआ। एक ऐसी बर्ड उनमें से आई उभर के जिसको उड़ना बहुत पसंद था। तो वो बर्ड जो है
क्रेन बर्ड ही थी और उड़ने के लिए वो कोशिश करती थी, थोड़ा थोड़ा उड़ने की कोशिश करती थी। तो जो बाकी बर्ड्स थे उसे देख के हंसते थे। वो कहते थे कि देखो तुम एक क्रेन बर्ड हो, तुम्हें उतना उड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, तुम आसमान में उड़ने वाली बर्ड नहीं हो। ये सोच के उसे वो चीज़ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी वो 1-2 दिन के लिए रुक जाती थी और फिर अपना, लेकिन 2-4 दिन रुकने के बाद में उसके बाद फिर से उसके अंदर जोश आता था, नहीं उड़ना है उसको। तो ऐसा चलता रहा बहुत दिन तक। आखिर उसने जो है तंग आके, बाकी लोग क्योंकि से खींचते थे कि मत उड़ो, तो उसने क्या किया, वो उड़ के पास के एक ऐसे एरिया में चली गई, वो भी बीच ही था, जहाँ पर शिप नहीं आते थे। वो खाना मिलना क्योंकि कम होता था, तो इस वजह से वो बाकी क्रेन बर्ड्स वहाँ नहीं होती थी जो उसे रोक सके। तो वो क्या करती थी, वो बड़ा सा बीच था, तो उस पर उड़ने की प्रैक्टिस करती थी। जो थोड़ा बहुत मिल जाता था खाने के लिए खाती थी, फिर उड़ने की प्रैक्टिस, फिर कुछ खाया थोड़ा बहुत, फिर उड़ने की प्रैक्टिस। उड़ते उड़ते उसका धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिन बाद वो इतना प्रैक्टिस हो गया उसका कि वो अपना काफ़ी ऊंचे तक उड़ सकती थी, तो उड़ने लगी। तो अभी लेकिन ये भी एक बात है कि अगर आप सक्सेस हुए हैं, जो आपका ड्रीम है उसे दिखाएंगे किसे, डेफिनेटली आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, अपने आसपास के लोगों को ही बताएंगे कि भाई आप सक्सेसफुल हो गए। तो वो उस उड़ान को भरते हुए अपने वापस अपने फैमिली में पहुंची, जहाँ पर उसके जैसे दूसरे लोग थे और दूसरे बर्ड्स थे, और वहाँ पर लोग उड़ना पसंद नहीं करते थे उतना, या उनके अंदर कम्पिटिटिवनेस नहीं था। तो जब वो वहाँ पहुंचे तो बाकी क्रेन्स ने देखा, अरे ये इतना ऊंचा उड़ रही है क्रेन, आसमान में उड़ रही है। तो फिर वो जब नीचे आए तो उन्होंने पूछा कैसे किया तुमने, तो बोला प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। हमने इतनी प्रैक्टिस की मैंने कि अभी मैं उड़ सकती हूँ और दूसरे किसी भी बर्ड की तरह उड़ सकती हूँ। तब से उसने बाकी बर्ड्स को भी मोटिवेट किया उड़ने के लिए, और क्रेन बर्ड उड़ना शुरू हो गई। ये तो एक स्टोरी है, और स्टोरी बेसिकली हमें क्या करती है कि हमें नए सिरे से सोचने और एक अलग एंगल से सोचने का वो कर एक जरिया प्रोवाइड करती है। यानी कि अगर आप सक्सेस हो रहे हैं, आपका कोई ड्रीम है, आप ड्रीम में सक्सेसफुल हो गए, जब तक आप उस चीज़ को अपने जो बाकी जो आपके सर्कल है उसमें नहीं देंगे, उस चीज़ को आप रिटर्न नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप एक गलती कर रहे हैं। आपको क्या करना, आपने जो भी सीखा है ज़िंदगी से उसे आपको रिटर्न करना है सोसाइटी को, और दूसरे लोगों को मोटिवेट करना। तो कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पर जो दोनों स्टोरीज रही उसमें मैंने एक में दिखाया कि लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से ईगल अपने ही उसमें ज़िंदगी भर वो जमी रही और एक मुर्गी की तरह मरी, और दूसरी उसमें क्रेन बर्ड जो जिसके पास भी लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ही था, बाकी उसके तो उसे रोकने वाले ही थे, फिर भी वो अपने जो उसका ड्रीम था उसे पूरा किया उसने। यानी कि आपके आसपास कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है या नहीं, इससे मैटर नहीं करता। आपके अपने अंदर मोटिवेशन कितना है, आप अपनी सक्सेस के लिए कितना डेडिकेटेड हैं, इससे फर्क पड़ेगा सारी चीज़ों का, और उससे आगे बढ़िए आप। कंपटीशन क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे इसमें लाइफ में, कंपटीशन वर्क कैसे करता है ये भी एक क्वेश्चन आता है। दरअसल क्या है, छोटी छोटी आपकी जर्नी आपको बड़ी सक्सेस के लिए तैयार करती है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या कीजिए, अपना जो सिलेबस है या अपना जो भी जिस भी कंपटीशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके सिलेबस को छोटा ब्रेक कर लीजिए, और ब्रेक करके छोटी छोटी सक्सेस आप लेना शुरू कीजिए। डेली आप मान के चलिए एक पोर्शन निपटाइए, उसको खुश होइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी मोटिवेट कीजिए और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। जब आप ऐसा करेंगे तो ऐसा धीरे धीरे क्या होगा, उनके अंदर भी कॉम्पिटिटिवनेस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब तक कंपटीशन एक गोल के लिए है तब तक ही कंपटीशन है। मान लीजिए मैं हूं और मेरा फ्रेंड है, हम दोनों एक पार्टिकुलर गोल के लिए कोशिश कर रहे हैं। गोल क्या है, एक एग्जाम में क्वालिफाई करना है। जब तक हमारा जो ध्यान है पूरा का पूरा गोल पर टिका हुआ है तब तक हम कंपटीशन कर रहे हैं। लेकिन इन केस हमारा ध्यान गोल पे से हटके एक दूसरे के ऊपर आ गया, तो
तो यहाँ से कंपटीशन ख़त्म हो जाता है और हम स्ट्रगल में घुस जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो फोकस है दैट मस्ट बी ऑन गोल ओनली, नॉट ऑन कंपटीटर। तो कंपटीटर पर फोकस मत कीजिए, कंपटीशन के गोल पर फोकस कीजिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। दूसरा एक जो, क्योंकि हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इस सेशन को ले रहे हैं, दूसरी चीज़ हम बिजनेस या एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी जो है, जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनके साथ भी मैं शेयर करना चाहूँगा। एक स्टोरी है बहुत अच्छी, अगर हो सकता है आपको जो है काम आए। एक बार एक कारपेंटर को जो है बुलाया गया एक बोट ठीक करने के लिए। बोट ठीक माने बोट को पेंट करना था, और उसे काम दे के जो ओनर था वो चला गया। कारपेंटर ने बोट को अच्छे से पेंट किया। जो डील हुई थी वो $1 में हुई, बोट पेंट हो गई और कारपेंटर भी अपने घर चला गया। लेकिन जब वो बोट ठीक कर रहा था, उसने देखा कि बोट के अंदर एक छेद है, कहीं पे होल है जिसमें पानी घुसने की पॉसिबिलिटी। तो उसने क्या किया, उसने उस होल को बंद कर दिया। लेकिन उस होल को बंद करने का जो चार्ज था वो उसने उस बिल में ऐड नहीं था। वो उसने अपने सेल्फ मोटिवेशन से उसने बंद कर दिया, क्योंकि बोट है तो होल होना नहीं चाहिए। वो अपने घर चला गया। दूसरे दिन जो है बोट लेके, जो जिस आदमी की वो बोट थी, उसका बेटा कहीं समंदर में चला गया। तीसरे चौथे दिन अचानक से वो आदमी एक चेक लेके इस कारपेंटर के पास पहुंचा, और चेक जो था वो $100 का था। तो इसने देखा कि $100 का चेक, तो उसने पूछा, सर मेरा तो बात आपसे $1 की हुई थी, इट वाज जस्ट पेंट। बोले नहीं, मैं जो $99 दे रहा हूँ आपको, ये $99 उस होल को बंद करने के लिए है। तो इसे समझ में नहीं आया, एक होल को बंद करने के लिए $99 भाई। तो उसने बताया कि जिस दिन आप ये ठीक करके आए थे, उसके नेक्स्ट डे ही मेरा बेटा बोट लेके चला गया, और मैं क्योंकि किसी काम से शहर से बाहर था, मुझे पता नहीं था कि वो बोट लेके, जब मैं आधे रास्ते में तो मुझे पता चला कि वो बोट लेके चला गया है। तो मुझे इतना वो चीज़, मुझे डर लगा कि शायद अब क्या होगा पता नहीं। तो लेकिन जब वापस आया, मैंने बोट चेक किया तो पता चला कि बोट होल आपने बंद कर दिया था। यानी कि जब भी आप अपने, जितना आपके लिए टास्क दिया गया है और जितने आपसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आप दे देते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो वेट है और आपका जो आपका जो कंपटीशन है वो ख़त्म हो जाता है। आप खुद कंपटीशन बन जाते हैं दूसरे लोगों के लिए। तो जितने के लिए आपको पे किया जा रहा है उससे ज़्यादा आप काम करके दीजिए, डेफिनेटली यू विल बी ए कंपटीशन। क्योंकि इतना लोग अवेलेबल है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इतना सारा मार्केट में सारा कुछ है, फिर भी हम एक अच्छा इंजीनियर ढूंढ रहे होते हैं, हम अच्छा डॉक्टर ढूंढ रहे होते हैं, हम अच्छा वकील ढूंढ रहे होते हैं। सब तो है, क्यों हमें ढूंढने की जरूरत पड़ती है फिर एक अच्छा वकील या अच्छा डॉक्टर या अच्छा प्रोफेशनल? कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है कि वो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपना जितना आप पे ले रहे हैं, जितना काम के लिए जितना आपको पे किया उससे ज़्यादा आप काम नहीं दे रहे हैं, आप अच्छे नहीं बनते, आप कंपटीशन में नहीं आते। तो कंपटीशन में रहिए, ज़्यादा अपने कैपेबिलिटीज़ को आप शो कीजिए, थोड़ा ज़्यादा काम कर दीजिए, डेफिनेटली यू विल बी ए कंपटीशन। और लास्ट में मैं एक पूरा इसको समराइज करने के लिए बहुत बढ़िया से एक और स्टोरी आपको बता के जाता हूँ। सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे उसको एक ही सेशन में समराइज करना हमेशा एक बेटर वो है। एक बार एक स्टोन जो शिल्पकार जो होते हैं, बेसिकली जो स्टोन को जो काट के मूर्तियाँ बनाते हैं, वो एक जंगल से जा रहा था। तो उसने एक बड़ा सा पत्थर देखा, टाइम की कमी थी नहीं तो बैठ गया। तो उसके दिमाग में आया इस पत्थर से एक मूर्ति बना सकता है। और ये जो शिल्पकार होते हैं, ये जो स्कल्पचरिस्ट होते हैं, ये बेसिकली एक तरह का उनके अंदर जुनून होता है अपने काम का। अगर उन्हें कोई चीज़ अच्छा मिल जाए तो उसे करना शुरू कर देंगे, तो जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तब तक नहीं रुकते हैं। तो ये जो शिल्पकार भाई थे, ये भी बड़े जुनूनी आदमी थे। तो उन्होंने इस पत्थर को तोड़ना शुरू किया, अपना हथौड़ा निकाला और शुरू हो गए।
उन्हें भगवान की एक मूर्ति बनानी थी। तो जैसे उन्होंने कुछ हथौड़े मारे तो पत्थर से आवाज़ आई, आ। फिर उन्होंने फिर से एक हथौड़ा मारा तो फिर से आवाज़ आई, अरे मर गया। ऐसा करते हुए बार बार हथौड़े मार रहे थे, बार बार जो है उससे चीखें निकल रही थी। आखिर में जो है उन्होंने जब हथौड़ा मार रहे थे, उन्हें इससे मतलब नहीं था कि पत्थर से आवाज़ें क्यों आ रही हैं, सोच रहे थे, लेकिन फिर भी सोच रहे थे मूर्ति भी बन जाए। तो एक बार फिर से पत्थर में एक जगह मारा तो पत्थर टूट गया। इन्हें बड़ा दुख हुआ। इन्होंने पत्थर को उठा के साइड में डाल दिया, क्योंकि टूट गया था, अभी मुझसे मूर्ति नहीं बन सकती थी। एक दूसरा पत्थर उठाया, वहीं से उठाया और उससे मूर्ति बनाई, और बहुत अच्छी मूर्ति एक बनी, और उन्होंने छोड़ा और आगे चले गए। साल बीत गया, कुछ साल बाद उन्हें उधर से फिर से वापस एक बार जाना था उसी रास्ते से। तो सोचा कि मैंने जो मूर्ति बनाई थी, मैं जाकर देखता हूँ कि वो मूर्ति अभी है या क्या हुआ उसका, जंगल में है, तो देखते हैं क्या हुआ होगा। तो जब वो उसके पास पहुँचे, उस जगह के पास पहुँचे, देखा वहाँ एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ है। मंदिर में और लोगों की भीड़ लगी हुई है उस मूर्ति को जो है पूजा करने के लिए। तो इन्हें बड़ा खुशी हुई कि भाई उस मूर्ति को जो उन्होंने ऐसे ही बना दिया था, उसे लोग पूजा कर रहे हैं। तो सोचा चलो मंदिर में भी जाके दर्शन करता हूँ। जैसे मंदिर की सीढ़ियों में पैर रखा तभी आवाज़ आई, रुको। मैंने सोचा ये क्या है, ये आवाज़ फिर से मुझे आई है। बोले कौन हो, कहाँ से बोल रहे हो? बोले मैं तुम्हारे नीचे जो पत्थर है सीढ़ी पर, मैं वो हूँ। तो वो बैठ गए। तो बोले बोलो क्या बात है? बोले तुमने मुझे पहचाना नहीं, तो मैं वो पत्थर हूँ जिसको तुमने तोड़ दिया था। बोले ओह, तो बताओ अभी क्या बात है? तो बोले कि तुमने मुझे तोड़ दिया है और तोड़ के फेंक दिया है, लेकिन दूसरे पत्थर को तुमने भगवान की मूर्ति बना दी। अब देखो सब मेरे ऊपर से चढ़ चढ़ के उसके पास जाते हैं और उसे पूजा करते हैं, और मैं यहाँ मंदिर की सीढ़ियों में पड़ा हुआ हूँ, और ये सारा जो चीज़ हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ है। तो जो शिल्पकार भाई थे वो हंस दिए और बोले कि देखो मेरा कोई इरादा नहीं था आपको भगवान की मूर्ति बनाने का या फिर आपको मंदिर की सीढ़ियों में डालने का। मैं तो सिर्फ शिल्पकार हूँ। मैंने जो कोशिश किया, वो जो अंदर मूर्ति रखी हुई है, उसने जब पत्थर पर जब मैंने हथौड़े चलाए तो उसने उन्हें सहन किया, उसने दर्द सहन किया, उसने बार बार दर्द को सहन किया, और यही वजह है कि वो पत्थर जो है मूर्ति में बदल गया। लेकिन जब मैंने आपको वो किया था तो आप टूट गए, क्योंकि आप कमज़ोर थे। लाइफ में कंपटीशन सिर्फ आपको दो ही वो देगा, या तो आपको सक्सेसफुल करेगा या फिर आपको जो है आपको तोड़ देगा। अब कंपटीशन में टूटना है या आपको जो है बनना है, ये उस पत्थर की तरह ही है कि आपको मंदिर की सीढ़ियों पे पड़े रहना है या फिर आपको मूर्ति भगवान की मूर्ति बनना है। तो अपने आप को उस पत्थर की तरह समझिए, कोशिश कीजिए, कंपटीशन में लगिए, आखिर तक जब तक जीत ना जाए तब तक लगिए, और डेफिनेटली मेरा विश्वास है कि आप लोग सब अपने अपने ड्रीम्स में कामयाब होंगे और अब टूटेंगे नहीं। तो इसी के साथ मैं ये सेशन ख़त्म करता हूँ, और एक बार फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। मेरी शुभकामनाएं और नमस्कार, धन्यवाद।